हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज करण सिंह। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले ओवास टॉप 10 लिस्ट के बारे में। ओके, बेसिकली ये ओवास है क्या और ये साइबर सिक्योरिटी और वेब डेवलपर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। और एक एक वल्नरेबिलिटी के बारे में डिटेल में ये वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ये वीडियो में बताने वाला ओवास टॉप 10 लिस्ट के बारे में एकदम डिटेल में। ओके, व्हाट इज ओवास टॉप 10, व्हाट आर द टॉप 10 अटैक्स, ओके, हाउ दे वर्क एंड हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट अटैक्स। ओके, सो ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। ओके, सो ये वीडियो को आपको ना देखने के बाद पता चल जाएगा कि ओवास टॉप 10 है क्या। ओके, और कौन से जो ओवास टॉप 10 के लिस्ट में जो अटैक्स आते हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये भी पता चलेगा आपको कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और वेब डेवलपर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये ओवास का टॉप 10 लिस्ट। ओके, इसके लिए ओवास को अंडरस्टैंड करने के लिए ना मैंने ना अपने हैंड रिटन नोट्स क्रिएट किया। ओके, तो उसको सबसे पहला मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होगे अभी, मैंने ये जो नोट्स है ना अपने हाथों से बनाया, तो इसमें ना मेहनत लगा है। ओके, और ये मेहनत सफल हो सकता है जब आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखें, अंडरस्टैंड करें और मेरे नोट रेफर करें। और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा बुक पढ़ लिया हो और वही बुक का इसमें छापा हो, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने हर एक अटैक को समझाऊं और उसको ना अपने ओन वर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया। ओके, जिसके थ्रू है ना आपको इजी वे में समझ जाएगा कि ओवास टॉप 10 है क्या एक्चुअली और क्या क्या अटैक्स है इसमें। ओके, अटैक्स के मीनिंग भी पता चल जाएगी आपको। ओके, तो बस आपको वीडियो देखना है। ओके, और हाँ, मुझे ये बताना था, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं इसका ना लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप ये रिफर कर सकते हैं नोट्स और ये वीडियो देख सकते हैं। और आपके पास दोनों का पावर आ जाएगा, नोट्स का भी और वीडियो का भी। ओके, जिसके थ्रू क्या होगा मालूम है आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा कि ओवास क्या है या फिर उसमें क्या अटैक्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ओके, और उससे प्रिवेंशन क्या है, ओके, तो आपको आप बता सकते हो उसे। ओके, सो ये भी आपको पता चलेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी और वेब डेवलपर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो ओवास टॉपिक है ना, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट इज ओवास। तो बेसिकली ओवास इज ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इट इज ए नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन। ओके, और ये स्टार्ट हुआ था 2003 में। ओके, और इसके डेवलपर जो थे उनका नाम था मार्क करपे और डेनिस ग्रुप। ओके, ये दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था ये। और ये है ना एवरी 3 to 5 years में ना चेंज होते रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं अपडेट होते रहते हैं। और बेसिकली इसका जो वर्क रहता है ना, वो रहता है वेब एप्लीकेशन में ना सिक्योरिटी टेस्टिंग करना डेली बेसिस। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं कि कौन से डेरिवेटिव ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं 3 to 5 years के बीच में। ठीक है? उसके हिसाब से ना उन लोग है ना एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें ना उन लोग है ना रैंकिंग देते हैं अटैक्स के। फॉर एग्जांपल, जो अटैक है 4 to 5 years में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसको उन लोग टॉप 1 पे रैंकिंग करते हैं, और जो कम से कम हो रहा है उसको नंबर 10 में रैंकिंग दे। तो इस हिसाब से ना इन लोग है ना वास टॉप 10 का लिस्ट जनरेट करते हैं, और ये अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट में है उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको ओवास टॉप 10 का लिस्ट देखना है, ओके, लेटेस्ट लिस्ट हुआ और जो प्रीवियस ईयर का है वो। ओके, सो उसके लिए आपको सिंपली आपको सर्च करना है ओवास टॉप 10। ओके, एंटर करना है।
उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये फर्स्ट लिंक में क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद ये ओवास का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2017 है, ये देखो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है 2021, वही मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ओके, मेरे चैनल को। और आपको ना ये वीडियो देखने में बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको ना कुछ नया सीखने मिलेगा, ओके। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये, ओके। सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, ये 2017 है, ये 2021। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हो, सेक्शन अटैक है ना 2017 में ज्यादा परफॉर्म हो रहा था, तो उसको रैंकिंग दिए 1 की। और वहीं यहाँ पे जो 2021 है वहाँ थोड़ा लेस हो रहा था, तो उसको दिए 3rd रैंकिंग में दिए, ओके। सो ऐसे ये अपडेट होते रहता है वास टॉप। तो हम लोग ये सारे जो अटैक्स है यहाँ पे नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। और मैंने ये आप लोग के लिए ये नोट्स क्रिएट किया हो, ओके। इसमें मैंने सिंपल वे में बताया कि क्या अटैक्स होते हैं, एग्जाम्पल और प्रिवेंशन, ठीक है। सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं ओवास टॉप 10 का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे एवरी अटैक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अटैक है वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ओके। अभी जो इसका मीनिंग आप लोग है ना देख सकते हैं, ये वर्ड में ही है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये अटैक क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सिस्टम है, ओके। अब ब्रोकन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक। उसका मीनिंग क्या होता है, हैक करना। अब मैं सिस्टम को क्या करता हूँ, हैक कर लेता हूँ, ओके। सो अभी एक्सेस का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस का मीनिंग ये होता है, अभी जो मेरा सिस्टम है जो मैंने हैक किया उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड मैंने क्रैक कर दिया हूँ, ओके। उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, वो सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब कंट्रोल, अब कंट्रोल का एकदम सिंपल मीनिंग है, अभी मैंने क्या किया, सिस्टम को हैक कर लिया, पूरा उसके जो भी डेटा है मैं वो एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, पूरा कंट्रोल है मेरे पास वो सिस्टम का, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ वो सिस्टम के साथ, ओके, है ना। अभी आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा एकदम सिंपल वे में। मैं अभी हम लोग देखते हैं कि मैंने नोट में क्या क्या पॉइंट बताया हूँ, इसको और ऑप्टिमाइज वे में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, नो परमिशन फॉर गेनिंग एक्सेस without any authorization, attacker getting the login page into the website or a web page। so basically हम लोग है ना ये देखेंगे कि ये अटैक के मतलब जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल जो अटैक है वो क्या होता है, कैसे होता है और इसको इससे कैसे बचे, ओके, रेमिडिएशन क्या है इसका। जो पहला पॉइंट का मीनिंग था उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक है ना लॉगिन पेज क्रिएट किया है, ओके। यूजर नेम पासवर्ड आपका है, ओके, सिर्फ आपको ही पता है, मीन्स टोटल जो वेबसाइट है, ओके, उस पे आपका ही कंट्रोल है। लेकिन ये अटैक पे क्या होता है, एक अटैकर आपसे बिना परमिशन लेके बिना बिना ऑथराइजेशन के आपका वेबसाइट एक्सेस करता है, मीन्स पूरा हैक कर दिया है आपका वेबसाइट, ओके। सो इसका मीनिंग ये था। अब जो दूसरा पॉइंट है, इट्स कॉल्ड फोर्स ब्राउजिंग, इन अनदर वर्ड इज ऑल्सो नोन एज आईडोर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ओके। अब इसका मीनिंग ये होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोर्स ब्राउजिंग, उसके बाद ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब फोर्स ब्राउजिंग का मीनिंग क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ, एकदम सिंपल होगा, ओके। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ना मेरे फ्रेंड को ना एक जोक बोला, ओके, और उसमें ना उसको बार बार मैं बोलता हूँ कि आप है ना एक जोक में बार बार हंसो, मतलब फोर्स कर रहा हूँ मैं उसको। तो इसमें क्या होता है, एक अटैकर है ना वेब ब्राउजर के थ्रू एक लेजिटिमेट यूजर का ना जो भी वेबसाइट है वो हैक कर लेता है, मैलिशियस एक्टिविटी करता है उसकी वजह से, ओके। सो इसका मीनिंग ये था। अब आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है क्या एक्चुअली, ओके।
और है ना, ये अटैक से अटैकर है वल्नरेबिलिटी को एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, इन सेशन आईडी कुकीज अल्टर बाय चेंजिंग कुकीज यूज आईडी इन वेब एप्लीकेशन। अभी जो भी हम लोग वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, अब सबसे पहले मैं आपको सेशन का मीनिंग बता देता हूँ। एक्चुअल में सेशन है क्या? ओके, सेशन बेसिकली यूजर और सर्वर का जो मिडिल टाइम रहता है, मिडिल कम्युनिकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं सेशन। ओके, इसको और थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक की वेबसाइट ले लेता हूँ, मैं वो विजिट करता हूँ। ओके, विजिट करता हूँ, मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड जो भी है, आईडी पासवर्ड, वो टाइप करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मेरा जो है सेशन ओपन हो जाता है। किसके साथ? जो बैंक का वेबसाइट है उसके साथ। ओके, उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, सेशन ओपन होने के बाद जो भी मेरे जो क्रेडेंशियल है, बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स है, वो देखता हूँ, या फिर मुझे मनी ट्रांजैक्शन करना हुआ वो करता हूँ मैं। तो ये मेरा सेशन एक क्रिएट हो गया। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं सेशन। ओके, उसके बाद जो सेशन का ना टाइम लिमिट रहता है, फॉर एग्जांपल 1 से 2 मिनट्स का उसका टाइम लिमिट रहता है। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपका सेशन ओवर हो चुका है। ओके, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि सेशन क्या है एक्चुअली। अब हम लोग देखते हैं कुकीज। अब कुकीज का ना मैं आपको ना एकदम सिंपल वे में बताता हूँ कि कुकीज क्या होता है बेसिक। अभी फॉर एग्जांपल जो कुकी, वो कुकी क्या रहती है, बिस्किट रहता है। ओके, उसके ऊपर है ना स्मॉल स्मॉल चॉकलेट्स के बॉल रहते हैं अंदर, मतलब उसके ऊपर रहते हैं ना। सो बेसिकली वो कुकी क्या कर रहा है, वो चॉकलेट को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही काम करता है कुकी। कुकी क्या काम करता है, जो भी यूजर के क्रेडेंशियल है, यूजर नेम पासवर्ड, वो स्टोर करता है। ओके, जब भी आप वेब सर्विंग करते हो, तो वेब ब्राउजर है ना, आपका ना कुकी स्टोर कर लेता है, मीन्स यूजर नेम पासवर्ड। जिससे क्या होता है, आप कभी भी जो आपका वेबसाइट है वो आप विजिट करोगे, तो बार बार आपको ना लॉग इन, मतलब यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि एक्चुअली में कुकीज होते कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास है ना एक एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज कुकी एडिटर। सो आपको कुकी एडिटर अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक एक्सटेंशन है। ओके, कुकीज एडिटर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, जैसे कि यहाँ पे स्टोर कर रहा है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे वैल्यू है, ये सेशन स्टोर कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे जब मैं आपको सेशन और कुकीज के बारे में बताऊंगा। ओके, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि सेशन और कुकीज है क्या। ओके, सो अटैकर लोग है ना यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सेशन को हाईजैक कर सकते हैं, कुकीज को अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड तो आप अपना डालोगे, लेकिन वो चले जाता है अटैकर के पास। ओके, जिससे क्या हो जाता है, वो जो सेशन आपने, जो आपका सेशन था, ओके, वो चले जाता है अटैकर के पास, मीन्स सेशन हाईजैकिंग हो जाता है। तो ऐसे ये वर्क करता है। अभी हम लोग ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से, ये अटैक से कैसे बचे, इसका रेमेडिएशन क्या है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया हो कुछ, और एक डायग्राम बनाया हो। मुझे पता है मेरे डायग्राम इतने क्लियर नहीं है, तो प्लीज डायग्राम में मत जाओ, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। ओके, आप लोग जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड कर लोगे ना, मुझे ऐसा लगेगा हाँ मैंने कुछ अच्छा नोट्स क्रिएट किया। ओके, सो जो पहला पॉइंट है, सेशन आईडी शुड बी लिंक्ड एंड फ्रॉम सेशन वी शुड एक्सेस द वेब पेज। ओके, इसका मीनिंग क्या है, जो लॉगिन डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यूजर का जो भी है वो लिंक्ड होना चाहिए सेशन आईडी से, और सेशन आईडी से ही हम लोग वेब पेज एक्सेस करना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, जो ऑथराइज यूजर है वही एक्सेस कर सकता है। ओके, नॉट अनदर पर्सन। ओके, सो अभी मैंने ये जो अटैक है बहुत ही एम्फसाइज करके बता दिया हूँ। सो अभी मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। बेसिकली ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है क्या, ओके, कैसे वर्क करता है,
या फिर कहाँ ये मिल सकते हैं वल्नरेबिलिटी या अटैक के, और कैसे इसको रेमेडिएट करें। मुझे ना एक चीज़ बताना था आपको कि ये कोई बताता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ना किसी का भी मीनिंग या फिर आपको ना उसके बारे में स्टडी करना है, वो क्वेश्चन को ना जो आप फॉर एग्जांपल जो आप स्टडी कर रहे हो या फिर आपको कुछ डाउट है या क्वेश्चन है कुछ, तो वो क्वेश्चन से भी ना 3 क्वेश्चन हमेशा पूछना। अगर वो 3 क्वेश्चन आप पूछोगे ना, तो उसके बारे में आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो पहला पॉइंट है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये क्वेश्चन है ना हमेशा उससे पूछना, वो टॉपिक से। अगर आप ये पूछोगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी, कुछ डाउट नहीं रहेगा। सो बस मुझे यही बताना था, ये अटैक के बारे में। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक के बारे में। सो फ्रेंड, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा अटैक है हमारा, वो है क्रिप्टोग्राफी फेलियर। ओके, सो अभी क्रिप्टोग्राफी फेलियर समझने से पहले मैं आपको सबसे पहला इसका मीनिंग बता देता हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्रिप्टोग्राफी क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, इट इज नोन एज साइफर वर्ड। ओके, अब साइफर वर्ड क्या है? बेसिकली क्या होता है इसमें, आप वर्ड को रीड तो कर पाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। तो इसको थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, ये मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। ये एक वेबसाइट है बेस 64 का, जो इनकोडिंग डिकोडिंग करता है। ओके, तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करवा दूँ। फॉर एग्जांपल ना, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ये एक साइफर वर्ड है। ओके, अब आप ये रीड कर पा रहे हो AGVSB, बट इसका मीनिंग समझ पा रहे हो आप? नहीं ना। सो मैं क्या करता हूँ अभी, तो मैं डिकोड कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी देखो मैंने डिकोड किया, अभी मुझे पता चला हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सो ये एग्जाम्पल का बताने का मीनिंग यही था कि साइफर वर्ड है ना, आप है ना रीड कर पाओगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो अभी मुझे लगता है, आई होप सो आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा। और ये जो क्रिप्टोग्राफी है ना, इसको ना सेंसिटिव डेटा एक्सप्लोजर भी बोला जाता है। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे, जो मैंने नोट्स बताया हो उसमें एक्सपोज और लीक ऑफ डेटा। और यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट में सेंसिटिव इन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड। ओके, जैसे कि इसका मीनिंग ये था, जो डेटा होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में, उधर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा होता है जो लीक हो सकता है, जो एक्सपोज हो सकता है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया हूँ। तो इसमें क्या, ये जो टॉपिक है ना, क्रिप्टोग्राफी फेलियर, ये जो अटैक है, इसमें मैंने बताया हूँ एग्जांपल के थ्रू कैसे प्रिवेंट होता है और कैसे ये वर्क होता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, कैसे काम करता है। सो हम लोग देखेंगे अभी एकदम सिंपल वे में। सो पहला जो पॉइंट है, इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्ड डेटा। ओके, तो अभी इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी डेटा है जो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हमको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, सॉरी, रिस्पॉन्स आता है। ओके, उसमें भी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहते हैं। ओके, और डेटा है ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हूँ। सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये एक लिंक है और ये ना मैं रीड कर पा रहा हूँ। ओके, एक्चुअली में ना ये होना नहीं चाहिए ऐसा, ये सब है ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में रह रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। अभी तो मैंने ये सिर्फ फाइल ओपन किया हो, ओके, गूगल के थ्रू। सो अब जो पॉइंट है, गूगल ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन, बैंक वेबसाइट, अकाउंट्स, आधार कार्ड इज पासिंग इन प्लेन टेक्स्ट। ओके, जैसे कि अभी तो फिलहाल अभी सिक्योर हो गया ये सब, पहले इतना नहीं था। तो जिससे कि है ना बहुत सारे हैकर्स अकाउंट सबका हैक कर लेते थे। ओके, सो अभी ये देखो, जो गूगल ट्रांजैक्शन है उसमें क्या यूज यूज आता है, जैसे कि आपके हो गए
फॉर एग्जांपल आपको ट्रांजैक्शन करना पड़े तो आपको क्या चाहिए, यूपीआई आईडी रहता है या फिर आपके मोबाइल नंबर्स हो गए, वो सब क्या होते हैं, प्लेन टेक्स्ट में होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया है आधार कार्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी ना प्लेन टेक्स्ट में होते थे। ओके, अभी फिलहाल है ना उसको ना उधर है ना ऐड कर दिया है मार्क्स किंग। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि मार्क्सिंग मैं किसको बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे होगे आप लोग एक्स एक्स है, यहाँ पे मतलब नंबर्स को हाइड किया गया है। ओके, ये जो बैंक अकाउंट है उधर भी यूज होता है, और मतलब जो सेंसिटिव डेटा है उधर ये यूज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंसिटिव डेटा। ओके, दैट इज कॉल्ड मार्क्सिंग। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो अभी आपको पता चल गया होगा इसका मीनिंग। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक, जो होता है एचटीटीपी। अभी यहाँ पे मैं कंपलसरी डालूं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ एचटीटीपी क्या है। एचटीटीपी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, बेसिकली इसका जो यूज रहता है, इससे क्या होता है, आप है ना जो आपका वेबसाइट है वो आप थ्रू आउट द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हूँ, तो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जो एच टी टी पी है ये ना वल्नरेबल रहता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो एच टी टी पी एस हेडर्स है वो यूज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बताया, वी आर टेकिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड इन वेबसाइट, then all the data or you can tell credential are stored in database. ओके, सो अभी मैं इसको ब्रेक करके आपको अंडरस्टैंड करवा। सो जब हम लोग, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट किया, जब मैं यूजर नेम पासवर्ड, ओके, वो एक यूजर से लेता हूँ, उसके बाद क्या होता है, वो यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होता है डेटाबेस में। ओके, सो बट इट शुड बी स्टोर इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, वो स्टोर होना चाहिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ओके, you have not enforced HTTP headers, TLS, SSL should be enforced। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके, आप लोग को इन्फोर्स करना पड़ेगा HTTP हेडर्स को, जैसे कि TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ये सब आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, जिससे कि आप सेफ रहे अपने वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि आपको ना एक वेबसाइट दिखाता हूँ मैं, SPHP। तो ये देखो, ये जो वेबसाइट है ना ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हेडर है ना वो यूज हो रहे एच टी टी पी। ओके, एच टी टी पी एस यूज नहीं हो रहे, एच टी टी पी यूज हो रहे, तो इसलिए देखो आप लोग को यहाँ बता रहा होगा नॉट सिक्योर। देखो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। अब यहाँ पे देखो, ये देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS मीन्स ये वेबसाइट सिक्योर है। सो अभी आपको पता चल गया होगा डिफरेंस HTTP और HTTPS पर। ओके, सो मुझे कमेंट करके बताना आप कौन सा हेडर इन्फोर्स करोगे। ओके, HTTP या फिर HTTPS। ओके, सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक का क्या यूज होता है। ओके, उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ता है, जो ट्रैफिक होता है डेटा का, उसमें हम लोग को ना ऐड करना पड़ता है HTTPS हेडर। इससे कि क्या होता है, जो भी डेटा है वो सिक्योर रहता है, एक सिक्योर टनल के थ्रू हमारा डेटा पास होता है। ओके, सो अभी आपको इसका मीनिंग समझ में आ, मैंने बहुत ही एम्फरसाइज करके बता दिया उसको। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए क्रिप्टोग्राफी को। सो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो आता है SQL injection unencrypted database, you should save database in encrypted form। यहाँ पे मैंने कंपलसरी लिखा, जैसे कि आप लोग है ना डेटा को सेव करेंगे क्रिप्टेड फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है SQL इंजेक्शन अटैक से आप बच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल SQL इंजेक्शन हो गया आपके डेटाबेस में,
तो वो जो डेटा रहेगा वो आपने इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया है। जो हैकर है, जो अटैकर है, उसको ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उसको डिकोड करने को। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क करता है। अब जो दूसरा, जो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक, इंक्रिप्शन यूज। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं उसको ना जो जो पासवर्ड है मैं सिंपल रखता हूँ, एक 1 2 3 4 बस। तो जाहिर सी बात है कोई भी हैक कर लेगा या फिर कोई भी गैस कर सकता है वो पासवर्ड। मतलब मैंने एक वीक पासवर्ड रखा जो हैकेबल है। अब ये पॉइंट देखते हैं। You should use hard hash function. It should it should not be cracked easily. Hash algorithm should be very strong, complicated. अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ। हैश फंक्शन बेसिकली एक एल्गोरिदम रहता है। जो आप पासवर्ड स्टोर करते हैं ना, वो एक है ना फॉर्मेट रहता है, जिससे कि क्या होता है, जब आपका जो यूजर नेम पासवर्ड स्टोर होता है तो है ना, उसके बाद क्या होता है, जब आप हैश एल्गोरिदम ऐड करते हो उसमें क्या होता है, जो यूजर नेम पासवर्ड है जो भी है वो है ना उसका लेंथ बड़ा हो जाता है। और वो है ना अनब्रेकेबल रहता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जिससे क्या होता है, कोई भी अटैकर है या फिर हैकर है वो जल्दी हैक ना कर सके वो डेटाबेस को। ओके, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि हैश फंक्शन क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल लिए हो, SHA-152, 256, 512 और AES RES इंक्रिप्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक अभी सर्च करके बता देता हूँ AES क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे द AES इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, यहाँ पे a symmetric block cipher algorithm with a block chunk size of 128 बिट्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका लेंथ है ना इंक्रीज हो गया 128 बिट्स का है। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि एईएस इंक्रिप्शन है। बेसिकली आरईएस और एईएस का वर्क होता है, जो भी डेटा है, जो भी यूजर नेम पासवर्ड है, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में करने के लिए। ओके, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी फेलियर क्या है। कि आपको इजी वे में समझने आ गया होगा। लाइक करना, कमेंट करना कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो और कैसा लग रहा है आपको टॉपिक। और कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट करना। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो तीसरा अटैक है वो है इंजेक्शन अटैक। ओके, ये बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, इंजेक्शन अटैक है। और इसमें जो एक्सरसाइज अटैक है वो भी ऐड किए गए हैं। ओके, एक्सरसाइज अटैक फॉर एग्जांपल स्टोर बेस्ड, डॉम बेस्ड, ओके, रिफ्लेक्टेड अटैक, ये सब है। सो बेसिकली ये जो इंजेक्शन अटैक है इसका पहला मीनिंग समझ लेते हैं क्या। सो इसमें क्या होता है, एक अटैकर है ना मैलिशियस कोड है ना इंजेक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी पूरा क्रेडेंशियल रहता है एक लेजिटिमेट यूजर का, वो चले जाता है अटैकर के पास। सो इसको बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक इमेज देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अटैकर है। ओके, यहाँ पे एक यूजर है जिसने वेब पेज ओपन किया है और ये सर्वर है। ओके, सो अटैकर क्या करता है, एक मैलिशियस लिंक क्रिएट करता है जो होता है यूजर नेम और पासवर्ड हैक करने के लिए। ओके, सो ये क्या करता है, अटैकर है ना वो मैलिशियस लिंक यूजर को सेंड करता है। उसके बाद क्या होता है, ये यूजर जैसे ही वो रन करता है तो वो पास हो जाता है सर्वर पर। ओके, तो सर्वर पर जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है वो चले जाता है अटैकर के पास, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम पे। तो अभी आपको पता चल गया होगा ये इंजेक्शन अटैक कैसे वर्क करता है। तो इसको थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जो मैंने डायग्राम में बताया वो ही मैंने नोट्स में बताया। ओके, उससे और इजी वे में अंडरस्टैंड हो। सो जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया हूँ, अटैकर इंजेक्ट देयर malicious कोड इन विक्टिम सिस्टम। ओके, नाउ द वर्क ऑफ अटैकर इज फिनिश। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अटैकर क्या करता है, एक malicious कोड इंजेक्ट कर देता है, अभी उसका काम खत्म। ओके, सो दूसरा पॉइंट ये है, इन इनपुट फील्ड लाइक टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इन शॉर्ट दैट यूजर कैन गिव देयर इनपुट फॉर पासिंग द सर्वर। ओके,
वो ऐसी जगह मैलिशियस कोड इंजेक्ट करता है जहां पर यूजर इनपुट दे सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। ओके, जिससे क्या होता है, जैसे वो यूजर इनपुट अपना टाइप करे या फिर पास करे, वो जाता है डायरेक्ट सर्वर पर। ओके, देन व्हाट्स हैपन। ओके, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में देख, द malicious कोड इज इंजेक्टेड इन द सर्वर एंड सर्वर एग्जीक्यूटेड। वो जैसे ही वो यूजर अपना इनपुट टाइप करता है, उसके बाद क्या होता है, वो सर्वर के पास जाता है। तो सर्वर जैसे ही वो एग्जीक्यूट करता है, तो वो क्या होता है, मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी यूजर का क्रेडेंशियल है, ओके, जो भी डेटाबेस का डेटा है, वो चले जाता है अटैकर के पास। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि इंजेक्शन अटैक बेसिकली है क्या, कैसे होता है। ओके, तो अभी जो ये इंजेक्शन अटैक है ना, वो बहुत ही डेंजरस अटैक है। ओके, सो अभी इससे बचने के लिए क्या करें हम लोग। सो इससे बचने के लिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि कौन से टाइप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। इससे क्या होता है, जो भी डेटा है वो अटैकर हैकर वो हैक कर लेता है। कमांड इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, जिससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो आर्बिटरी कोड है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो जो अटैकर है, जो हैकर है, वो सर्वर का डेटा एक्सेस कर पाता है। फिर जावास्क्रिप्ट, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल जो एक्सएसएस अटैक होते हैं, स्टोर बेस्ड, डॉम बेस्ड, ये सब क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अटैक होते हैं, जो होते हैं मैलिशियस कोड होते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट के। सो अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कौन से टाइप होते हैं इंजेक्शन अटैक के। सो बेसिकली अभी हम लोग बचे कैसे इससे। ओके, रेमेडिएशन क्या है इसका, यू कैन यूज इनपुट वैलिडेशन और यू कैन यूज इनपुट सैनिटाइजेशन। ओके, जिससे कि क्या हो, जो भी बैड कैरेक्टर्स है, ओके, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे सर्वर पर। या फिर आप यू कैन यूज पीएचपी फंक्शन ऑल्सो, और उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, सिर्फ जो यूजर जो अलाउ कैरेक्टर्स है वही एग्जीक्यूट होंगे, और जो मैलिशियस मतलब बैड कैरेक्टर्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप अभी आपको इंजेक्शन अटैक पता चल गया होगा, इतना कुछ था नहीं इसमें। ओके, तो आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा इंजेक्शन अटैक। हेलो फ्रेंड्स, सो हमारा जो फोर्थ अटैक है वो है इनसिक्योर डिजाइन। तो जैसे कि ये अटैक का मीनिंग है ना, इसके वर्ड से पता चल रहा है। ओके, एकदम सिंपल है। इनसिक्योर डिजाइन, जो आपने डिजाइन क्रिएट किए हो ना, वो इनसिक्योर है, बिकॉज आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाया है उसमें। तो जैसे कि मैं नोट्स में बताया हूँ, टू इम्प्लीमेंट एन वेबसाइट विदाउट ऑल द सिक्योरिटी फ्लो, नो हार्ड सिक्योरिटी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज बुरा मत मानना। ओके, ओके, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है और आपने ना एक वेबसाइट क्रिएट की हो बैंक की। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, आपने बैंक की वेबसाइट क्रिएट की हो, ओके, प्रॉपर, ठीक है, बट इसमें कोई है ना सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं किए हो। ओके, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं किए हो कोई भी। तो अभी क्या होगा ये यूजर का, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, तो इसको तो कभी ना कभी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी बैंक ट्रांजैक्शन करना पड़ा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने तो कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया सिक्योरिटी, तो वहां पे क्या होगा, एक मिडल पर्सन रहेगा, जो रहेगा अटैकर। और जब भी फॉर एग्जांपल अगर इसको यूजर को ट्रांजैक्शन करना रहा, तो वहां पे ये अटैकर क्या करेगा, उसका डेटा कैप्चर कर लेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जो आपने वेबसाइट क्रिएट की थी वो है नो यूज, ये भी बोल सकते सिक्योरिटी लेस। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या बताना था ये डायग्राम के थ्रू, कि एक जो यूजर रहता है ना, उसको ना क्या चाहिए रहता है, जो भी वो वेबसाइट यूज कर रहा है, ओके,
उसकी ना सिक्योरिटी हाई रहना चाहिए और उसका जो भी क्रेडेंशियल है, पर्सनल डेटा है ना, लीक नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम लोग देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है। सो बाय दिस वल्नरेबिलिटी अटैकर कैन डू ब्रूट फोर्स ओटीपी बाईपास एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ओके, जैसे कि आपका वेबसाइट अगर वल्नरेबल रहेगा, फॉर एग्जांपल जो आपका लॉगिन पेज था, ओके, जो आपकी बैंक की वेबसाइट थी, फॉर एग्जांपल अटैकर उसमें ब्रूट फोर्स कर पा रहा है। जैसे कि जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसमें क्या कर रहा है, वो हिट एंड ट्रायल कर रहा है, हिट एंड ट्रायल कर रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, अटैकर इजीली ब्रूट फोर्स अटैक कर पा रहे हैं वहां पे। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल जो ट्रायल कर रहा है ना, तो आपने अगर एक सिक्योरिटी लगाई होती कि क्या, जब कोई भी यूजर, जो भी यूजर है, वैलिड यूजर हो या फिर अनऑथराइज यूजर हो, अगर वो मतलब जो भी अटेम्प्ट होते हैं लॉगिन के, वो आप लिमिटेड रखते, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ जो मेरा अकाउंट है वो लॉगिन है ना, सिर्फ 3 बार कर सकता हूँ। अगर उसके आगे करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, वो मुझे बताएगा अनऑथराइज यूजर। अगर ऐसा आप अपना जो लॉगिन का वेबसाइट है, बैंक का वेबसाइट है, ऐसे क्रिएट करते थे तो कैसा होता था, अच्छा ही होता था ना। तो ऐसा, सो अभी आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा मुझे क्या बताना है इसमें इनसिक्योर डिजाइन के अटैक में। ओके, एकदम सिंपल है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका रेमेडिएशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको अभी इसका रेमेडिएशन पता ही चल गया होगा कि इम्प्लीमेंट एक्सीलेंट सिक्योरिटी फंक्शन इन योर वेबसाइट और सिस्टम। ओके, आपको ऐसा इम्प्लीमेंट करना है सिक्योरिटी जिसकी वजह से क्या हो, कोई कोई भी अनऑथराइज यूजर या फिर हैकर आपका वेबसाइट या फिर सिस्टम एक्सेस ना कर पाए, हैक ना कर पाए। ओके, सो आई होप अभी आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, इंजेक्शन अटैक और इनसिक्योर डिजाइन अटैक का। एकदम सिंपल था। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करना। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो फिफ्थ अटैक है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ इसका, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट क्रिएट और वो वेबसाइट के सिक्योरिटी में कोई भी मैंने ना वीक पॉइंट छोड़ दिया या फिर उसके सेटिंग्स में ना कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ओके, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक अनऑथराइज यूजर, एक हैकर है ना, वो वेबसाइट को हैक कर पा रहा है। ओके, सो अभी मैं इसका ना एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ, जो है जब हम लोग कोड लिखते हैं, ओके, एक प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो प्रोग्राम में ना मैंने ना कोई भी सिंटैक्स मिस आउट कर दिया। ओके, तो क्या होता है, आपको ना एरर शो करता है, बराबर। आपको एरर क्यों शो करता है, क्योंकि आपने वो प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स मिस आउट कर दिए है, इसलिए वो आपको एरर शो करता है। ओके, सो आई होप कि आपको अभी अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है क्या। और है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा ये अटैक में कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इसे प्रिवेंट करें। ओके, और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ का ये अटैक हो सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करें, क्या मिटिगेशन है। ओके, सो जैसे कि मैंने इसके लिए मैंने नोट्स बनाया हूँ। सो अभी नोट में देखते क्या दिया हूँ मैंने। ओके, सो पहला जो पॉइंट है, मिसकॉन्फ़िगरेशन इन सर्विस सिस्टम और सर्वर सेटिंग्स, फॉर दिस वी आर गेटिंग हैक्ड बाय अटैकर। तो इसमें क्या होता है, जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सर्विसेज में भी हो सकती है, वो सिस्टम में भी हो सकता है, वो सर्वर में भी हो सकता है। ओके, जो मिसकॉन्फ़िगरेशन, तो इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हूँ, जो मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल, ओके, सेकंड है डिफ़ॉल्ट फाइल परमिशन, ओके, थर्ड है डिफ़ॉल्ट पोर्ट सर्विसेज, ओके, जो फोर्थ है डिफ़ॉल्ट एरर पेज। इसको अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल, जैसे कि डिफ़ॉल्ट यूजर नेम, पासवर्ड, पर्सनल डिटेल इन वेब सर्वर। सो जैसे कि हम लोग ने जो वेबसाइट क्रिएट किए थे, मैं फॉर एग्जांपल मैंने ना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड स्टोर करके रखा हूँ। जैसे कि आपको अभी मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये सब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है ना, वहाँ पे इनपुट करके रखा है, डाल के रखा है, जैसे कि एडमिन 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 पासवर्ड,
ओके, ये सब जो है डिफॉल्ट पासवर्ड है। ओके, ये मैंने स्टोर करके रखा और उसको उसको मैंने चेंज नहीं किया है। तो फिर क्या होगा, एक हैकर इजीली क्या कर पाएगा, मेरे वेबसाइट पे लॉगिन कर पाएगा। ओके, सो हमें जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल रहता है उसे हमें डिफॉल्ट नहीं रहना देना चाहिए, उसे हमें चेंज करना चाहिए। ओके, जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा डिफॉल्ट क्रेडेंशियल। अब जो डिफॉल्ट फाइल परमिशन, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी कौन से वेबसाइट में गया था, गिटहब के। ओके, ये है गिटहब का वेबसाइट और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ robot.txt। जो ये जो फाइल है ना, वो डिसअलाउ होना चाहिए गिटहब से। तो जैसे कि मैं एंटर करता हूँ इसको, जैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब जो भी पाथ है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये डिसअलाउ किया है। इसका मीनिंग ये होता है कि सिर्फ एडमिन ही इसे एक्सेस कर सकता है, जो नॉर्मल यूजर है ना वो इसे यूज नहीं कर सकता है, और हैकर भी है ना इसे यूज नहीं कर। ओके, सो ये सब डिसअलाउ रखना चाहिए। जो था फाइल परमिशन, फाइल परमिशन का मीनिंग यही था कि जो ऑथराइज यूजर है ना वो ही एक्सेस कर पाए फाइल को, और जो अनऑथराइज यूजर है वो नहीं एक्सेस कर। ओके, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा अभी डिफॉल्ट फाइल परमिशन। अब जो तीसरा है वो है डिफॉल्ट पोर्ट सर्विस। सो अभी जो भी आपका जो वेबसाइट है वो जो भी सर्विसेज यूज कर रहा है, सो जो पोर्ट यूज कर रहा है उसमें क्या होता है, जो मेनली पोर्ट यूज हो रहे हैं ना वो ही ओपन रहना चाहिए, वो ही अलाउ होना चाहिए, बाकी सब आपको क्लोज रखना चाहिए। ओके, अगर फॉर एग्जांपल जो आपने जो यूज हो रहा है और जो नहीं यूज हो रहा है वो भी आपने ओपन रखे, सो अटैकर क्या करता है, जो अनयूज पोर्ट है ना उससे आपका ना जो वेबसाइट है ना उसमें एक्सेस करने की कोशिश करता है, मीन्स हैक करने की कोशिश करता है आपका वेबसाइट। ओके, सो इसलिए आपको पोर्ट्स भी जो डिफॉल्ट रहते हैं उसे, मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो यूज हो रहे वही पोर्ट ओपन रखो और जो नहीं हो रहे उसे क्लोज रखो, सिंपल। ओके, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, डिफॉल्ट एरर पेज। अभी जो एरर पेज शो होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका ना वेब पेज ओपन कर रहा हूँ और मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है, क्या होता है, वेब जो एरर पेजेस है उसमें सेंसिटिव जो आपके क्रेडेंशियल है वो होते हैं। ओके, सो यू शुड ऐड कस्टम एरर। तो आप लोग है ना वो एरर पेज को ना कस्टमाइज रखना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा, जो हैकर है वो इजीली एक्सेस ना कर पाए आपके एरर पेज के थ्रू। ओके, ऐसा कस्टमाइज करना पड़ेगा जो अनऑथराइज हैकर, अनऑथराइज यूजर हैकर एक्सेस ना कर पाए आपका वेब पेज। ओके, सो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है क्या, कैसे वर्क करता है, कहाँ का यूज होता है ये। ओके, और कैसे बचना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने और डिफॉल्ट फाइल का एग्जांपल दिया होगा, पोर्ट्स, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, एरर पेजेस। सो अभी इसका रेमेडिएशन क्या है, इससे बचे कैसे, एकदम सिंपल है। आप लोग है ना इसमें सिक्योरिटी हेडर्स इनेबल रखना चाहिए, डिसेबल नहीं। इसके वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक्सेस अटैक नहीं कर पाएगा, आई फ्रेम इंजेक्शन नहीं कर पाएगा, और जो कंटेंट टाइप है, ओके, डिफॉल्ट हेडर शुड बी डिसेबल। इससे कि क्या होगा, कोई भी है ना अटैकर है ना वो जो आपका यूआरएल है, आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो आप लोग बेसिकली जो है सिक्योरिटी हेडर्स इनेबल रखना चाहिए। इससे कि क्या होगा, आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर हो जाएगा। ओके, और ये जो आप सिक्योरिटी हेडर ऐड करोगे ना तो उसके वजह से क्या होगा, इनहांस हो जाएगा आपका जो भी डेटा। ओके, जिससे कि कोई अटैकर इजीली आपके वेबसाइट या सर्वर पर या फिर सिस्टम पर अटैक नहीं कर पाए। आई होप सो अभी आपको समझ में आ गया होगा सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे प्रिवेंट करें। सो अभी हम लोग देखते हैं जो हमारा सिक्स अटैक है, वो है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट। अभी आपको वल्नरेबल का मीनिंग तो पता ही है। ओके, वीक पॉइंट, और आउटडेटेड का मीनिंग होता है ओल्ड वर्जन्स। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में पुराना। ओके, सो अभी हम लोग इसको ना पॉइंट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं।
तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, उसके लिए मैंने नोट्स क्रिएट किया। सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखो। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करना। ओके, और कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करना। ओके, सो वी आर यूजिंग the component that is already vulnerable, or we know that vulnerability of that component. For example, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ओके, मुझे पता है कि वो वल्नरेबल है, okay? पर तभी भी मैं उसे यूज कर रहा हूँ, वो एक वल्नरेबल कंपोनेंट है। ओके, सो ये था पहले पॉइंट का मतलब। अब जो दूसरा पॉइंट है, when we are using software or component outdated and not using the latest version, that also called vulnerability. अभी फॉर एग्जांपल कोई मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ या फिर हार्डवेयर जो आउटडेटेड है, जो लेटेस्ट वर्जन नहीं है, उसका ओल्ड वर्जन है, उसको भी, वो भी चीज है ना, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट के अटैक पे आता है और उसे वल्नरेबिलिटी भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट वर्जन ही क्यों यूज करना चाहिए और जो आउटडेटेड वर्जन है वो क्यों यूज नहीं करना चाहिए, उसको ना हम लोग और इजी वे में एग्जांपल के थ्रू समझ। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अभी। सो वी विल स्टार्ट। वन डेवलपर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर ए 1.0, ओके, एंड वन bug bounty hunter find a vulnerability in it, then he will report. So all the developers members, okay, patch the vulnerability and launch the latest version 2.0. So इसके थ्रू हम लोग ये एग्जांपल के थ्रू क्या समझ में आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया ए का, हाँ, और उसका वर्जन था 1.0। उसमें क्या हुआ, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, बहुत सारे बग बाउंटी हंटर रहते हैं, ओके, जो हैकिंग करते रहते हैं। ओके, तो उन लोग ने क्या किया, ये जो बग था ना, कि आपके जो सॉफ्टवेयर ए है में आप जो लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज कर रहे हो, ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो, जिससे जिससे क्या हो रहा है, हम लोग है ना, आपका जो सॉफ्टवेयर ए है वो इजीली हैक कर पा रहे हैं। ओके, सो वो ये रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, जो डेवलपर्स है वो जो रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर वल्नरेबल है, चेक कर रहे वल्नरेबल है। सो हम लोग फिर बाद में क्या करते हैं, लेटेस्ट वर्जन निकालते हैं 2.0। तो लेटेस्ट वर्जन रहता है सॉफ्टवेयर ए का। अगर वही चीज हम लोग पहले ही कर देते कि खुद ही रिसर्च करते रहते कि हमारा सॉफ्टवेयर, हाँ, हम लोग चेक करते रहते, सिक्योरिटी टेस्टिंग करते रहते उसके ऊपर कि वल्नरेबल तो नहीं है मेरा सॉफ्टवेयर, है ना। सो ऐसा होता है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के कि हमें लेटेस्ट वर्जन ही यूज। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट अटैक है क्या। तो एक मुझे पॉइंट बताना था इसमें, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आपने जो अटैक्स है, ओके, सॉरी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो ओवास का जो लिस्ट है उसके थ्रू अगर अपना जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट करते तो का जो सॉफ्टवेयर है वो हैकेबल नहीं होता, वल्नरेबिलिटी उसमें रहती नहीं। ठीक है, तो इसलिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ये जो लिस्ट होती है ओवास, वो यूज करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। तो अभी देखते हैं रेमेडिएशन क्या है। तो आपको तो पता ही होगा इसका रेमेडिएशन, तो प्लीज मुझे कमेंट करना। यू शुड अलाउ, सॉरी, यू शुड ऑलवेज यूज अपडेटेड सॉफ्टवेयर। बेसिक सी बात है, आप हमेशा अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना, जैसे जो न्यू है। ओके, सो अभी आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 7th अटैक है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। ओके, सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ आपकी आइडेंटिटी है क्या, तो आपकी आइडेंटिटी है आपका नेम, आपका एड्रेस, या फिर आपका पर्सनल डेटा, जो भी है। इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल में देखे ही होंगे, जो टीचर्स रहते हैं वो है ना, स्टूडेंट लोग को नेम से नहीं बुलाते। अगर वो नेम से बुलाएंगे, तो फॉर एग्जांपल अर्जुन है, अर्जुन के नाम के बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं, नंबर्स दे देते हैं।
नंबर के थ्रू उन लोग की आइडेंटिटी हो जाती है और वो जल्दी से फॉर एग्जाम्पल जो अर्जुन का रोल नंबर है वो है 1, दूसरा स्टूडेंट है उसका भी नाम है अर्जुन है लेकिन उसका रोल नंबर है 2। सो मैडम क्या यहाँ पे बोल रही है 1, तो वो करेक्ट स्टूडेंट को बोल रही है। ठीक, जिससे कि क्या हो रहा है उसकी आइडेंटिटी पता चल रही है ना। सो आपको अभी पता चल गया होगा कि ये आइडेंटिटी है क्या। अब ऑथेंटिकेशन, अब ऑथेंटिकेशन के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ। ठीक, सो उसके लिए मैं पहला ओपन कर लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है। ठीक, स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्रेंड ए है। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड बी है, यहाँ पे है सी और यहाँ पर है डी। अब ए क्या बोलता है बी को, एक डेटा पास करता है और बी को बोलता है डी को देने को। ओके, सो लेकिन ये बी क्या करता है, ये डेटा सी को दे देता है, डी को नहीं। सो इसमें क्या हुआ, ऑथेंटिकेट प्रॉपर नहीं कर पाया ना। इसको देना था बी को, डी को, बट इसने दे दिया बी ने सी को डेटा। तो इसमें क्या हुआ, अनऑथेंटिकेशन हुआ। बी ने जो डेटा है वो प्रॉपर डी को सेंड नहीं किया, उसने अनऑथराइज यूजर को सेंड कर दिया, दे दिया जो है सी ना। तो अभी आपको पता चल गया होगा ऑथेंटिकेशन का मतलब। मेरे को ये डायग्राम के थ्रू ये बताना था कि जो डेटा था जो ए ने सेंड किया था बी को, बी ने ना प्रॉपर सेंड नहीं किया सी को जो एक ऑथराइज यूजर था। ओके, उसने सेंड कर दिया सी को जो है अनऑथराइज यूजर। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ने बराबर ऑथेंटिकेशन नहीं किया। ओके, सो अभी आपको पता चल गया होगा ऑथेंटिकेशन का मीनिंग। इसको थोड़ा और एम्फरसाइज करता हूँ मैं, आपको थोड़ा और भी इजी वे में समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं ना इंटरव्यू देने गया, ठीक है, और जो मेरा इंटरव्यू देने गया उसके बाद इंटरव्यूअर मुझे पूछता है आपकी एजुकेशन क्या है या फिर आपने क्या किए हो। सो मैं उनको बोलता हूँ सर आई हैव डन बीकॉम, आई एम ग्रेजुएट नाउ। ओके, ऐसे बोल देता हूँ। तो जो इंटरव्यूअर है वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर आप उनको डिग्री दिखाओगे, सर्टिफिकेट दिखाओगे जो हार्ड कॉपी है आपकी, तब वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ इसने ये कोर्स किया है या फिर इसने ये सर्टिफिकेशन लिया है बीकॉम का। ठीक है, ये ग्रेजुएट पर्सन है। जो ये आइडेंटिटी दे रहा है वो एकदम ऑथराइज है। ओके, सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये एग्जांपल लिया एक इंटरव्यूअर का, इसके थ्रू आपको और समझ में आ गया, आई होप सो। सो अभी ये जो अटैक होता है इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि इसमें है ना ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इज रिलेटेड टू वेब पेज। ओके, जो हम लोग बोलते हैं लॉगिन पेज, और आता है सेशन मैनेजमेंट। पता चल गया है कि सेशन क्या होता है, सेशन से सेशन को मैनिपुलेट करके अटैकर क्या कर सकता है। ओके, इसलिए हमेशा हमें करना पड़ेगा सेशन को फिक्स। ओके, सो जो मेन पार्ट है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, आप लोग देखेंगे नोट्स के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बोला ब्रोकन ऑथेंटिकेशन आता है। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है क्रेडेंशियल स्टफिंग। ओके, सो अभी इसको ना क्रेडेंशियल स्टफिंग को मैं एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये डायग्राम ले लेते, जैसे कि यहाँ पे एक अटैकर है। ओके, अटैकर के पास पूरा है ना क्रेडेंशियल है। ओके, ये देखो यहाँ पे अटैकर है यहाँ पे, और पूरा ना क्रेडेंशियल पूरा डेटा है यहाँ पे दूसरे यूजर लोग का। और वो क्या कर रहा है, एक एक वेबसाइट विजिट कर रहा है वो यूजर का क्रेडेंशियल लेके, जिसमें क्या हो रहा है उसने ए वेबसाइट में गया नहीं हुआ, बी में गया नहीं हुआ, बट सी में हो गया, डी में ना बट ई में हो गया। ओके, सो ऐसे ये वर्क करता है अटैक। जिससे कि क्या हो रहा है, अटैकर है ना अपना आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा है। ओके, और जो अदर यूजर है दूसरे यूजर लोग का आईडी यूज करके उनकी जो भी है डेटा वगैरह क्रेडेंशियल, फॉर एग्जांपल बैंक ट्रांसफर या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ उसने बाय किया, ओके वो सब कर रहा है।
अपनी आइडेंटिटी नहीं ले रहा है, दूसरे की आइडेंटिटी के थ्रू। ओके, सो ऐसे ये वर्क करता है। तो आई होप कि आपको क्रेडेंशियल स्टफिंग पता चल गया होगा। डिफॉल्ट पासवर्ड के बारे में भी आपको पता है। ऑटोमेटेड अटैक जैसे कि ब्रूट फोर्स, यू नो दैट। सो अभी आप लोग बोले कि सर इसको प्रिवेंट कैसे करें हम लोग? एकदम सिंपल है। जैसे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं आप लोग, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक अगर हो रहे हैं तो आप कैप्चा लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका सिक्योरिटी हाई हो जाएगा और अटैकर है ना, आपका वेबसाइट जल्दी हैक नहीं कर पाएगा। ओके, सो टू फैक्टर जैसे कि आप लोग अपने वेबसाइट में अ, जो कोड वेरिफिकेशन होता है वो लगा सकते हैं। ओके, कैप्चा होता है, जो रोबोट होता है, रोबोट आपने देखे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक इमेज के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकता बताता हूँ। कैप्चा जैसे जैसे कि ये देखो, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा लगाया है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे भी लगाया, कैरेक्टर्स ऐड करने बोला है। ये देखो यहाँ पे जैसे कि इमेज ऐड करने बोला है। ओके, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट पेज है। ओके, और फॉर एग्जांपल टू फैक्टर का बताता हूँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इमेज क्लियर है क्या, आपको विजिबल होगा? हाँ, अब विजिबल है। जैसे कि कोड मांग रहा है ये। ओके, ऑथेंटिकेशन के लिए ये कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, फॉर एग्जांपल जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है, जब आप लैपटॉप में ना गूगल अकाउंट लॉगिन करते हो। ओके, फिर उसके बाद है ना, आपको फॉर एग्जांपल मोबाइल में करना है। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है और ये मोबाइल है। ओके, सो वो क्या करेगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका जो लैपटॉप है वहां से ना कोड भेजेगा मोबाइल को, कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर हो, और वहाँ पे ना कोड सेंड करेगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है 879, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि हाँ आप एक वैलिड यूजर हो, यही आपका गूगल अकाउंट है, आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो। ओके, सो आपको अभी समझ में आ गया होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो अभी मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर को कैसे प्रिवेंट करें। ओके, आपको सिक्योरिटी हाई करना पड़ेगा। ओके, और एडवांस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा ये अटैक के बारे में। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो 8 अटैक है, जो है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। अभी इसमें से जो मेन पॉइंट है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैक है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, और मैंने तो नोट्स दिया हूँ आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट है ये नोट्स में भी, ओके, सो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपका डाउट का क्लियर कर दूंगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रिटी का मीनिंग बताता हूँ, और इंटीग्रिटी का मीनिंग भी ना इसमें नोट्स में बताया हो, तो उसको थोड़ा रीड करते हैं और मैं आपको उसका मीनिंग बताऊँ। इट इज बेस्ड ऑन CIA and it is focused in integrity, that data should not be leaked by third person, should not get data when two authorized person are sharing data or communicating. So ये जो अटैक है वो CIA ट्रेड में बेस है। जैसे कि CIA का फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं इंटीग्रिटी पे बेस है ये। ओके, जो CIA उसके सेकेंड, आप लोग बोल सकते हैं रूल में है ये इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग ये होता है थर्ड पर्सन। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है, व्हेन व्हेन ऑथराइज्ड पर्सन is communicating with a second authorized person, then third person should not capture their data. ओके, जिसमें क्या होता है, जो थर्ड पर्सन है वो कोई भी डेटा एक्स, इसमें क्या होता है, when two authorized user are communicating, then the third person should not intercept their data. ओके, वो है ना लीक नहीं होना चाहिए थर्ड पर्सन के थ्रू, और वो ऑथराइज यूजर को ही वो डेटा होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ओके, जब वो कम्युनिकेट करते हैं। सो अभी आपको मुझे लगता है इंटीग्रिटी का मीनिंग पता चल गया होगा।
सो बेसिकली ये जो अटैक है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, वो बेस है जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो आप, जो भी डेटा है वो बेसिकली जो ऑथराइज यूजर है उनके पास होना चाहिए और हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ऑथराइज यूजर को ही, और वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। वो रहना चाहिए वो दो ऑथराइज यूजर के बीच में, थर्ड पर्सन उसे हैक ना कर सके या फिर लीक ना कर सके। ओके, सो अभी इसे प्रिवेंट कैसा करें कि यूजर इनपुट से, जैसे कि जो भी आपका डेटा है वो सेफ रखे। ओके, उसकी सिक्योरिटी हाई रखे जिससे कि कोई थर्ड पर्सन यूज ना कर सके। और आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए CIA ट्रेड को। ओके, सो अभी मुझे लगता है जो हमारा 8 अटैक है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही बताना था मुझे। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये अटैक। हेलो फ्रेंड, जो हमारा 9th अटैक है वो है सिक्योरिटी लॉगिन्स एंड मॉनिटरिंग फेलियर। ओके, सो आपको पहला इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं। सिक्योरिटी का मीनिंग तो आपको पता ही है, और फेलियर का। लॉग्स क्या होते हैं और मॉनिटरिंग क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहला लॉग। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, वहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, वो लॉग जो भी लॉक है, लॉक स्क्रीन वो मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद मेरा सिस्टम ओपन हो जाता है। उसके बाद मैं बहुत सारी वेब सर्विंग करता हूँ, कोई भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ। ओके, या फिर कोई नोट्स बनाता हूँ, नोट क्रिएट करता हूँ। ओके, कोई PPT क्रिएट करता हूँ या फिर किसको फोल्डर शेयर करता हूँ। इससे कि क्या होता है, ये सब है ना जो भी मैं सिस्टम में परफॉर्म कर रहा हूँ वो है ना एक लॉग फाइल में क्रिएट हो जाता है या फिर इंसर्ट हो जाता है। ओके, जिसके थ्रू क्या होता है, वो लॉग फाइल में ना सिस्टम में उसमें जो भी चीज़ परफॉर्म हो रही है ना वो स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो अभी पता चल गया होगा आपको कि लॉग्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग। अभी मॉनिटरिंग का ना एक मैं बहुत सी सिंपल एग्जाम देने वाला हूँ। सो ये अटैक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो यहाँ पे ध्यान देना नोट्स में। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है। के रूम में ना मैंने कैमरा ऐड किया। तो रूम में ना मैं फॉर एग्जांपल वीडियो बना रहा हूँ या फिर स्टडी कर रहा हूँ या फिर बाहर चले गया या फिर कोई अंदर आ रहा है, तो वो सबको मॉनिटरिंग करने के लिए ना मैंने कैमरा लगाया। ओके, तो कैमरा क्या कर रहा है, कैमरा का वर्क क्या है, मॉनिटरिंग करना। मतलब जो भी चीज हो रही है वो रूम में वहां पे नजर रखना। तो अभी आपको पता चल गया होगा मॉनिटरिंग का मीनिंग। सो अभी देखते हैं हम लोग कि ये अटैक से क्या होता है, कैसे होता है, प्रिवेंट कैसे करें इसको। तो इसमें क्या होता है, लॉगिंग फंक्शन bypass brute force attacks, dictionary logging attempts is more and यूजर क्रिएशन। तो इसका ना मीनिंग है ना, एक मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे नोट्स में। ओके, तो सबसे पहला मैं एक डायग्राम ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक डायग्राम है। ओके, यहाँ पे एक अटैकर है, हैकर। उसके बाद यहाँ पे एक API एंड पॉइंट है। तो ये हैकर क्या करता है, API एंड पॉइंट में ना इसको ना एक वीक पॉइंट मिलता है, वल्नरेबिलिटी मिलता है। और वो वल्नरेबिलिटी से क्या होता है, वो अटैकर को है ना सेंसिटिव डेटा मिल जाता है जो भी। तो उसके बाद क्या होता है, वो अटैकर क्या करता है मैम, जो भी लॉग्स क्रिएट होते हैं हैकिंग के टाइम वो है ना वो डिलीट कर देता है या फिर अनेबल कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो भी लॉग्स है उसने क्या किया, अनेबल टू डिटेक्ट अटैक, अनेबल कर देता है, डिलीट कर देता है। जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी दूसरा पर्सन है, अनदर पर्सन, वो डिटेक्ट ना कर पाए। तो उसके वजह से क्या होता है, कोई भी दूसरा पर्सन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि मेरे जो भी है API पॉइंट में कौन सी वल्नरेबिलिटी मिली और कौन सा स्टेप वो हैकर ने लिया जिसके वजह से वो एक्सेस कर पाया मेरा API। ओके, तो वो पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट, वो ब्रीच कंटिन्यू कर रहा है। ओके, वो हैकिंग कंटिन्यू कर रहा है और कोई डिटेक्ट कर नहीं पा रहा। आई होप सो कि ये आपको ना डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, सो अभी नोट्स पे आते हैं हम लोग। जैसे कि
लॉग को बाईपास कर देता है, जो भी लॉगिंग देता है उसको बाईपास करना, लॉगिंग में ब्रूट फोर्स अटैक करना, डिक्शनरी, गैसेबल अटैक्स, और जो लॉगिंग अटेम्प्ट रहते हैं उसको बार बार करना। सो ये हम लोग देखेंगे आगे। ओके, सो इसके लिए आपको जो लॉग्स रहते हैं वो एनालाइज होना चाहिए। ओके, और इसमें क्या होता है मालूम है, अगर फॉर एग्जांपल आप एनालाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपर, तो उसके वजह से क्या होता है, कॉमन इम्पैक्ट, डॉस अटैक हो सकता है आपके वेबसाइट में। सो अभी इसको प्रिवेंट कैसे किए? सो सबसे पहला जो पॉइंट है, लॉग शुड बी मॉनिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉग हमेशा डेली रूटीन में मॉनिटर होना चाहिए, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कौन अटैक कर रहा है। ओके, क्या क्या स्टेप ले रहा है अटैकिंग के, या फिर वो सिस्टम को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो जो सेकंड पॉइंट है, लॉगिन अटेम्प्ट शुड बी लेस। थर्ड पॉइंट, यूजर क्रिएशन शुड नॉट बी। और जैसे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लॉगिन अटेम्प्ट, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन वेबसाइट बनाई, ओके, देन व्हाट आई एम डूइंग, आई वांट टू हैक दैट वेबसाइट। So every time I am doing brute force attack, hit and trial, then what happen? It will crack. Okay, easily by the attacker, by me. Okay, so you should implement limited logins. जैसे कि आप लोग है ना, जो मैं यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ वो है ना सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 3 टाइम्स ही वो लॉग इन कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता हूँ। इससे कि क्या होगा, कोई भी अटैकर गैसेबल अटैक नहीं कर पाएगा, ब्रूट फोर्स अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, और तीसरा पॉइंट जो था, जो नॉर्मल यूजर है वो ना एडमिन का एक्सेस ना ले पाए, एडमिन के पास ही ऑथराइजेशन रहना। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी अंडरस्टैंड हो गया होगा सिक्योरिटी लॉगिंग्स एंड मॉनिटरिंग फेलियर अटैक के बारे में। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करना। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो 10th अटैक है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये लिस्ट के लास्ट नंबर में है। ओके, सो लेकिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इट इज सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये अटैक के सिमिलर है ना, और एक अटैक है वो है CSRF, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। वो क्या होते हैं, वो क्लाइंट साइड परफॉर्म होता है और ये सर्वर साइड परफॉर्म होता है। उसके बारे में भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। ओके, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सर्वर साइड क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होता है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट। तो जैसे कि पहला आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये होता है सर्वर साइड। ओके, रिक्वेस्ट फॉर्जरी मीन्स अटैकर है ना मैलिसियस पैकेट सेंड करता है या फिर मैलिसियस रिक्वेस्ट करता है सर्वर साइड पे। ओके, अभी आपको इसका मीनिंग पता चल गया। तो मैंने नोट्स में बताया कि कैसे वर्क करता है, और हम लोग देखेंगे इसे कैसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। सो इसको मैं आपको ना एक डायग्राम के थ्रू भी बताना चाहता हूँ, तो हम लोग देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है vulnerability lets an attacker send crafted request from the backend server of a vulnerable web application। तो इसको अंडरस्टैंड करने के डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये अटैकर है, ये है ना एक मैलिसियस पैकेट सेंड कर रहा है सर्वर पर, और ये सर्वर वल्नरेबल है वो अटैक से। ओके, जो है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। ओके, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, द अटैकर कैन सप्लाई और मॉडिफाई अ URL which the code running on the server will read or submit data to। जैसे कि ये अटैकर है, ये क्या करता है मालूम है, एक है ना URL सेंड करता है। ओके, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वो जा रहा है सर्वर पर, और सर्वर पर सबमिट हो रहा है उस और एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, जब द टारगेट एप्लीकेशन may have functionality for importing data from a URL, publishing data to URL, or otherwise reading data from a URL that can be tampered। So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अटैकर है ना वो अटैक परफॉर्म करने जो URL है उसमें उसने मैनिपुलेट कर दिया है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टारगेट, ओके,
वो क्या कर रहा है वहां पे ना, यूआरएल पे क्या हो रहा है, अपना इंपोर्ट भी कर सकता है, डेटा पब्लिश भी कर सकता है यूआरएल में। ओके। और क्या हो सकता है, जो यूआरएल में जो में डेटा रीड करके उसे टेम्पर भी कर सकता है अटैकर। तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, द अटैकर माइट कॉज द सर्वर टू मेक अ कनेक्शन बैक to itself or to otherwise web-based services within the organization infrastructure or the external third party. So अभी क्या, वो अटैकर है ना, अगर उसे पैच ना करे वो वल्नरेबिलिटी को, तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू रखेगा अटैक। फॉर एग्जांपल वो कंटिन्यू रखा अटैक को, उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो अटैक के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। उसके बाद जो भी उसकी जो कनेक्टेड रहते हैं थर्ड पार्टी सिस्टम, ओके, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी, वो क्या होता है, वो भी हार्म कर सकता है अटैकर। सो इसलिए ये बहुत ही डेंजरस अटैक है। इसके थ्रू क्या होता है, एक अटैकर है ना, जो अपना मैलिशियस रिक्वेस्ट सेंड करता है यूजर को, यूजर के बाद वो जाता है सर्वर पर एग्जीक्यूट होने के बाद वहां से वो अटैकर एक्सटर्नल थर्ड पार्टीज को भी हार्म कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे इसने पैकेट ए सेंड किया, बाद में यहाँ से पब्लिक सर्वर पे बी पे गया, बी पे देखो ये वल्नरेबल सर्वर है, वल्नरेबल सर्वर में सर्वर और इंटरनल नेटवर्क, ओके, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो ये सब भी हार्म कर दिया। ओके, बाद में ये सब का जो भी डेटा है वो देखो उसको रिस्पॉन्स में मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जो टारगेटेड एप्लीकेशन वो क्या कर सकता है, अपना डेटा दे सकता है वहाँ पे, इंपोर्ट कर सकता है उसके थ्रू, पब्लिश कर सकता है। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी डेटा है वो अटैकर इजीली रीड कर सकता है और उसमें मॉडिफाई या टेम्पर कर सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको अभी पता चल गया होगा सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या है। एकदम सिंपल था, मुझे बताना था कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होता है। सो अभी मैंने यहाँ पे प्रिवेंशन लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट, जो आप यूआरएल यूज करते हो उसमें ना आप सिक्योरिटी हेडर इंसर्ट कर सकते हो। जो भी पैरामीटर्स हैं वो बैड कैरेक्टर्स नहीं होना, जैसे कि आप लोग HTTPS हेडर यूज कर सकते हो, सिक्योर लेयर वाला। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, आप फायरवॉल ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप फायरवॉल ऐड करोगे, उसमें जो भी मैलिशियस पैकेट है, ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ फायरवॉल है, ये अटैकर है, ये अटैकर क्या कर रहा है, मैलिशियस पैकेट सेंड कर रहा है आपके सर्वर पर। तो ये जो फायरवॉल है वो डिटेक्ट कर लेगा, हाँ ये मैलिशियस पैकेट है, तो ये मुझे पास नहीं करना सर्वर पर। ओके, तो ऐसा। उसके बाद आप डेली रूटीन में सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हो। सिक्योरिटी टेस्टिंग करोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा क्या वल्नरेबिलिटी, उसके बाद आप उसको पैच कर दोगे। फोर्थ पॉइंट है, आप इनपुट वैलिडेशन लग कर सकते हो। अभी इनपुट वैलिडेशन आपको पता ही है क्या होता है। सो आई होप अभी आपको पता चल गया होगा कि ओवास टॉप 10 क्या है। ओके, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है वेब डेवलपमेंट और एथिकल हैकर के लिए। Okay? ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला हो, कुछ भी नया सीखने मिला हो, या फिर आपको कुछ इसके बारे में पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ओके, और कुछ भी क्वेरी या डाउट है तभी भी मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करना हो। ओके, और आपको अगर ये नोट्स अच्छे लगे हो तो मुझे अच्छा लगेगा।